हेलो दोस्तों। पिछले महीने इंडिया में एक मेजर वीज़ा रूल इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ने ई प्रोडक्शन बिजनेस वीज़ा या EB4 वीज़ा लॉन्च किया, जो फॉरेन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, क्वालिटी चेक्स और लोकल स्टाफ ट्रेनिंग जैसे शॉर्ट टर्म काम के लिए इंडिया एंटर करने देता है। पहली बार इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बिना किसी लंबे मिनिस्ट्री अप्रूवल प्रोसेस के स्पॉन्सरशिप लेटर्स ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था। बस कुछ महीने पहले ही फॉक्सकॉन ने बीजिंग के ऑर्डर्स पे इंडिया के आईफोन फैक्ट्री से 300 से ज़्यादा इंजीनियर्स वापस बुला लिए थे। इस कॉलबैक के कई रीजंस में से एक इंडिया के चाइनीज नेशनल्स पे स्ट्रिक्ट वीज़ा नॉर्म्स के अगेंस्ट रिटेलिएशन हो सकता है। लेकिन इस केस के बिना भी इंडिया को अपने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन नॉर्म्स कुछ समय से रिलैक्स करने की ज़रूरत थी। तो हमने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम वीज़ा के टॉपिक को ही एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि इंडिया के वीज़ा रूल्स काम कैसे करते हैं, ये कितने रिस्ट्रिक्टिव हैं और हमारे नए डिसीजंस क्या ठीक कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया के वीज़ा रूल्स काम कैसे करते हैं। इंडिया में फॉरेन प्रोफेशनल्स का प्राइमरी रूट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या ई वीज़ा है। ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ आता है। ये रूटीन रूल्स को एक्सक्लूड करता है और ये 5 साल के मैक्सिमम पीरियड के लिए अप्लाई होता है। मतलब लो वैल्यू लेबर इंटेंसिव जॉब्स के लिए फॉरेन वर्कर्स इंडिया में अलाउड नहीं हैं। इस वीज़ा का सैलरी फ्लोर या मिनिमम लिमिट भी इसे प्रूव करता है। काफ़ी समय के लिए किसी फॉरेन वर्कर को ई वीज़ा तभी मिल सकता था अगर उसकी सैलरी $25,000 या करंट रेट्स पे लगभग 23 लाख रुपीस से ज़्यादा हो। और ये बेंचमार्क रुपीस की जगह डॉलर में क्यों था? ये शायद रुपी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज हो सकता था, क्योंकि डॉलर यूजुअली स्टेबल होता है। और तो और अगर रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है तो इंडियन एम्प्लॉयर्स को डॉलर बेंचमार्क मीट करने के लिए अपने फॉरेन एम्प्लॉयज को रुपी टर्म्स में ज्यादा पैसे पे करने होंगे। इससे ये फिल्टर ऑटोमेटिकली और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन लेट 2016 में इस बेंचमार्क को रुपी डिनोमिनेशन के थ्रू लोकलाइज किया गया और 16.25 लाख रुपीस पर ईयर पे सेट किया गया। ये चेंज कई ऑफिशियल एम्बेसी गाइडलाइंस में देखा जा सकता था, लेकिन किसी कारण से ये चेंज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिखाया जा रहा था। ई वीज़ा के अलावा प्रोजेक्ट वीज़ास भी होते हैं, जिसके थ्रू सिर्फ हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स सिर्फ 1 साल के लिए इंडिया में रह सकते हैं। ये किसी भी प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स को टोटल वर्कफोर्स के 1% तक लिमिट भी करता है। इससे भी ज़्यादा टेम्पररी पर्पसेस जैसे कॉन्फ्रेंसेस के लिए बिजनेस वीज़ा या बी वीज़ा भी मिलते हैं। बी वीज़ा के थ्रू टेक्निकल काम नहीं किया जा सकता। इनके अलावा फॉरेन एकेडमिक्स के लिए रिसर्च वीज़ास भी होते हैं। ये तभी मिल सकते हैं अगर कोई एकेडमिक किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है और ये वीज़ा सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है। इसके लिए एक डिटेल्ड एप्लीकेशन होता है जिसमें एकेडमिक को अपने प्रीवियस इंडिया विजिट्स मेंशन करने पड़ते हैं। इसे इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी जगहों में जाना पड़ेगा एटसेट्रा, ये सब भी मेंशन करना पड़ता है। कुछ केसेस में एकेडमिक्स को सेंट्रल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सब से हमें यह समझ में आता है कि फॉरेन वर्कर्स के लिए इंडियन वीज़ा पॉलिसी काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है। किसी भी वीज़ा को किसी दूसरे टाइप के वीज़ा में कन्वर्ट करना भी बहुत मुश्किल है। किसी एक वीज़ा में मेंशन काम करते हुए कोई दूसरे वीज़ा को यूज़ करना भी अलाउड नहीं है। कुछ हद तक ये रेस्ट्रिक्शंस समझ में आते हैं। आफ्टर ऑल इंडिया में लेबर की कमी नहीं है और यहाँ कई लाख यंग जॉब सीकर्स हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन इनमें से कुछ रूल्स पॉलिसी के कारण भी बनाए गए हैं। जब 2000s में इंडियन प्रोजेक्ट्स में लो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स भर गए थे, खास करके चाइना से, तो इंडियन जॉब सीकर्स और अथॉरिटीज़ को ये पसंद नहीं आया था। कोई कंपनी भला फॉरेन से वर्कर्स कैसे एम्प्लॉय कर सकती है जब कई इंडियंस या तो अनएम्प्लॉयड हैं, नहीं तो इनसे लोअर लेवल्स के काम में फंसे हुए हैं। $25,000 का फ्लोर इसीलिए सेट किया गया था। ये रूल्स काम कर रहे थे, लेकिन फिर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस बढ़ने लगे। इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के पुश के लिए उस फॉरेन एक्सपर्टीज की जरूरत थी जो इसके वीजा रूल्स रोक देते थे। 2020 के गलवान वैली क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज सिटीजन्स के लिए सारे वीजास फ्रीज कर दिए, लेकिन तब से इस डिसीजन के कारण डैमेज काफी ज्यादा रहा है। एक एस्टिमेट के हिसाब से पिछले 4 सालों में वीजा रिलेटेड डिलेज के कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेज हुए। सोलर इंडस्ट्री को भी स्किल्ड वर्कर्स के शॉर्टेज से डील करना पड़ रहा था, क्योंकि चाइनीज स्पेशलिस्ट्स इजीली इंडिया एंटर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमारे कई इंडस्ट्रीज काम करना बंद कर रहे थे। ऐसा सिचुएशन पहले भी हुआ था।
2009-10 में इंडिया ने डिसाइड किया कि पावर प्लांट में काम करने वाले चाइनीज वर्कर्स को प्रॉपर ई वीजास की जरूरत थी। इसके कारण कई ऐसे चाइनीज वर्कर्स जो दूसरे वीजास पे इंडिया आए थे, उन्हें अचानक वापस चाइना जाना पड़ा। वर्कर्स के अचानक जाने के कारण इंडिया के 11th 5-year प्लान में एक्सपेक्टेड लगभग 17 गीगावाट के पावर प्लांट कैपेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अचानक इन प्रोजेक्ट्स के टेक्निकल स्टाफ वापस चाइना चले गए थे। अब आपको शायद याद आ सकता है कि जब सैमसंग और एलजी इंडिया एंटर कर रहे थे, तब इन कंपनीज के लिए रूल्स रिलैक्स किए गए थे। लेकिन चाइना के साथ सिचुएशन अलग है। इसमें जियोपॉलिटिकल राइवलरी के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं। जैसे कई कोरियन और ताइवानीज प्रोफेशनल्स जो इंडिया आए थे, वो सीनियर मैनेजरियल और इंजीनियरिंग स्टाफ थे। मतलब वो लोग जो वीजा के सैलरी फ्लोर को इजीली क्लियर कर सकते थे। वहीं चाइनीज टेक्नीशियन ज्यादातर फैक्ट्री फ्लोर पे काम करते थे और ये कोरियन या ताइवानीज वर्कर्स से काफी सस्ते थे। इंडिया का एक्सपर्टीज गैप बोर्ड रूम में नहीं था, बल्कि फैक्ट्री फ्लोर में था। इसके अलावा हम चाइना से ताइवान या साउथ कोरिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कैपिटल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। इन मशीन्स के मैनुअल्स भी चाइनीज में होते हैं, तो इस मशीनरी को ठीक से कैलिब्रेट और सेटअप करने के लिए चाइना से स्पेशलाइज्ड वेंडर टेक्नीशियंस की जरूरत होती है। नया EB-4 वीजा इस गैप को डायरेक्टली एड्रेस करता है। ये फैक्ट्री वर्क के लिए सैलरी फ्लोर हटाता है और 6 महीने तक के स्टेज अलाउ करता है। इसके कारण चाइनीज बिजनेस वीजास का प्रोसेसिंग बहुत तेज हुआ है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कुछ करने की जरूरत है? EB-4 वीजा एक शॉर्ट टर्म फिक्स है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है। ये फॉरेन एक्सपर्ट्स को ज्यादा दिन के लिए रहने, ज्यादा इंडियंस को ट्रेन करने या इंस्टीट्यूशनल नॉलेज बिल्ड करने के लिए कोई तरीका नहीं बनाता। जो स्टैंडर्ड वीजा रूल्स मैंने आपको पहले बताए, वो अभी भी अप्लाई होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये एक स्मार्ट जियोपॉलिटिकल हेज भी है। EB-4 वीजा उन चाइनीज प्रोफेशनल्स को कवर करता है जो इंडियन पेरोल पे नहीं है और जो ज्यादा दिन इंडिया में नहीं रह सकते। इसका एम है बिना कोई लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज बनाते हुए उन प्रोफेशनल्स के एक्सपर्टीज का यूज करना। लेकिन जहां मैन्युफैक्चरिंग हेडलाइंस में है, इंडिया का रिसर्च इकोसिस्टम अभी भी पुराने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। दूसरे देश ऐसे रिसर्चर वीजास देते हैं जो काफी ओपन एंडेड होते हैं, लेकिन इंडिया फॉरेन स्कॉलर्स को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ बांध देता है। इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स के लिए यूएस के O1 वीजा जैसा कोई वीजा नहीं है। मतलब फॉरेन साइंटिस्ट के पास अपने एग्जिस्टिंग काम के बेसिस पे इंडिया आने का कोई आसान तरीका ही नहीं है। इसका रिजल्ट काफी प्रेडिक्टेबल है। इंडिया में परमानेंट पोस्ट में बहुत कम फॉरेन प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स हैं। इंडिया के एलीट IITs को भी इंटरनेशनल फैकल्टी हायर करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ समय पहले तक ही फॉरेन फैकल्टी अपॉइंटमेंट के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्रीज से केस बाय केस क्लियरेंस लगता था। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें आधे से 1.5 साल तक का समय लग जाता था। 2016 में गवर्नमेंट ने IITs के लिए कुछ रूल्स रिलैक्स किए और एकेडमिक्स के लिए $25,000 का बेंचमार्क कम करने का भी प्लान किया। लेकिन फिर भी इंडिया में फॉरेन फैकल्टी बहुत रेयर है। ये कुछ हद तक एक डीपर इशू के कारण हो रहा है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडियन यूनिवर्सिटीज का पे स्केल बहुत खराब है और किसी भी फॉरेन प्रोफेसर को इंडिया में काम करने के लिए एक बहुत बड़े पे कट से डील करना होगा। इस खराब पे स्केल के कारण इंडिया को ब्रेन ड्रेन से भी डील करना पड़ता है, जहां इंडियन एकेडमिक्स भी कम पेमेंट्स अवॉइड करने के लिए अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं। इंडियन एकेडेमिया और इंडस्ट्री का कनेक्शन भी वीक है, इसीलिए कटिंग एज या बहुत डेवलप्ड रिसर्चर्स के लिए बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है। ऐसा खास करके इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में देखा जाता है, जो R&D में बहुत कम स्पेंड करते हैं। शायद नए रिसर्चर्स इंपोर्ट करने के पहले हमें इन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने की जरूरत है। इंडिया इसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है और ये इंडिया के डायस्पोरा या यहाँ से बाहर जाने वाले सिटीजन से शुरू कर रहा है। फाइनली ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और अब इस ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। जैसे गवर्नमेंट ने ओवरसीज इंडियन रिसर्चर्स के लिए वज्र स्कीम लॉन्च किया है। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट जो दूसरे देशों में बेस्ड हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में 1 से 3 महीने का टाइम स्पेंड कर सकते हैं और गवर्नमेंट इन्हें अच्छा स्टाइपेंड भी देती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने G20 टैलेंट वीजा भी लॉन्च किया है। ये इंडिया के स्टूडेंट वीजा का एक स्पेशल सब टाइप है और ये यूएस के O1 वीजा से इंस्पायर्ड है। दोनों स्कीम्स यूजफुल तो लग रहे हैं, लेकिन ये एग्जिस्टिंग रूल फ्रेमवर्क के ऊपर लगाए हुए पैचवर्क्स हैं। ये एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। इनफैक्ट G20 टैलेंट वीजास बस उन्हें मिलते हैं जिन्हें इंडियन इंस्टीट्यूशंस इनवाइट करते हैं। इसका उनके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं होता। दोनों में से कोई भी स्कीम एक परमानेंट इंटरनेशनल रिसर्च या फैकल्टी बेस नहीं बना रहा।
और ये तब तक बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे जब तक इंडिया अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंक ठीक नहीं करता। वैसे इंडिया के पीयर्स ने स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ाज कितने रिलैक्स किए हैं? चाइना की बात करें तो ये कई सालों के लिए फॉरेन वर्कर्स के लिए बंद था, लेकिन जैसे जैसे चाइना कटिंग एज इंडस्ट्रीज पे फोकस करने लगा, इसने पिवट किया। 2010 तक चाइना ने 1000 टैलेंट्स प्लान इंट्रोड्यूस किया। इसका एम चाइनीज साइंटिस्ट्स और टॉप फॉरेन रिसर्चर्स को रिक्रूट करना था। पिछले साल ही इन्होंने के वीज़ाज इंट्रोड्यूस किए, जो गिफ्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तब भी कंट्री में रहने देते हैं जब इनके पास कोई जॉब ऑफर नहीं होता। वियतनाम से भी कंपैरिजन किया जा सकता है। कंट्री हाईटेक स्किल शॉर्टेज से डील कर रहा था, इसलिए वियतनाम ने लास्ट ईयर अपने लेबर मार्केट टेस्ट स्ट्रीमलाइन किए और टॉप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए एक 5 ईयर टैलेंट वीज़ा लॉन्च किया। ताइवान ने भी रिसेंटली अपने रूल्स रिलैक्स किए ताकि ये फॉरेन स्टूडेंट्स और रिमोट वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सके। इंटरेस्टिंगली, इनमें से किसी भी देश ने अपने रूल्स तुरंत रिलैक्स नहीं किए थे। इंडिया की तरह ही इन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक ये सिर्फ चीप लेबर के लिए ही नहीं बल्कि एक्चुअल प्रोडक्ट इनोवेशन में compete कर रहे थे। और चाइना और ताइवान के केस में इनका डिक्लाइनिंग बर्थ रेट भी इनके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। जैसे जैसे इन देशों का डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होता है, इनके लिए इमिग्रेंट्स को अलाउ करना और अट्रैक्टिव होता जाता है। इंडिया के वीजा रिफॉर्म्स ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो काफी टाइम से प्रेजेंट थे। इंडिया के पॉलिसीज बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे और ये इंडिया को ही नुकसान दे रहे थे। लेकिन इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि वीजा रूल्स रिलैक्स करना जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी मेंटेन रखता है, और ये कोई आसान काम नहीं है। तो EB4 वीजा एक हाई टेंशन सिचुएशन का एक प्रैक्टिकल फिक्स हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने वीजा नॉर्म्स और रिलैक्स करने की जरूरत है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।